के साथ मैं हूं हैदराबाद और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि आज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने वाले वजीर को तलब कर लिया है, जिस पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे हैरत है, हुकूमत ने 172 लोगों के नाम कैसे ईसीएल में डाल दिए। दूसरे बड़े सूबे सिंध के वजीर आला का नाम कैसे ईसीएल में डाला गया, इस बात की वजाहत पेश की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यहां सिर्फ इंसाफ होगा, 172 लोगों के साथ अपने वजीर आला का नाम भी ईसीएल में डाल दें। सबसे पहले उस्मान बोजदार का नाम ईसीएल में डाल देते हैं। सारी काबीना और वकला जीआईटी रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। काबीना का क्या ताल्लुक है इस सारे मामले में? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एच नाइक ने एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। सगीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाली अकाउंट केस से मुताल्लिक समाअत जारी है। कोई बड़ा फैसला आने वाला है। खुसूस तौर पर जो 172 शख्सियात के नाम जीआईटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने डाले थे, उस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से जब सुबह आगाज़ हुआ था तो बड़ा बरहमी का इजहार किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम अगर ईसीएल में डाला जाता है तो फिर बैरूनी ममालिक के दौरे कौन करेगा और उनकी जगह पर कौन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नाम भी ईसीएल में डालने का हुक्म दे देते हैं। इसके अलावा जब समाअत शुरू हुई तो फारूक एच नाइक रोस्टम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि चूँकि अब उनका नाम भी ईसीएल में शामिल हो गया है और उन 172 शख्सियात में वो भी शामिल हैं, तो इसलिए वो अपने मुवक्किल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का केस नहीं लड़ेंगे, उससे दस्तबरदार होते हैं। चूँकि इखलाकी तौर पर भी वो पाबंद है कि जब उनका नाम ईसीएल में है तो फिर वो केस ना लड़ें और अदालत में पेश ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आप अपने मुवक्किल का भरपूर दफा करें, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप बिल्कुल जो है वो अदालत में आएँ। इसकी भी तहकीकात होगी कि आपका नाम ईसीएल में किस लिए डाला और किसने डाला। समाअत के वक्फे के बाद समाअत अब दोबारा शुरू हुई है और दोबारा भी जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे अमानत गुशकोरी जो कि सुबह से इसको कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस इवेंट को, उनसे जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 1 में समाअत हो रही है और क्या कुछ जो है वो चल रहा है। अमानत, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह से समाअत थी और अब जो है वज़ीर दाखिला को भी बुलाया गया, लेकिन वज़ीर मुमलिकत दाखिला है। समाअत जो है उसमें अब क्या पेशरफ्त हो रही है? जी बिल्कुल, केस की समाअत अभी दोबारा शुरू हुई है। तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी अदालत में पेश हुए। तो अदालत में ये अटार्नी जनरल ने बताया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा गया था। एहसान सादिक जो कि जीआईटी के सरबराह हैं, उन्होंने ख़त लिखा जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या हमने अपने जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी 24 दिसंबर को, हमने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया था ख़त लिखने का, तो क्या हमने ऐसा कोई हुक्म दिया था? जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि जो कार्रवाई थी 24 दिसंबर की उसको निकाला जाए और देखा जाए कि अदालत ने क्या इस तरह का हुक्म दिया या नहीं। जिसके बाद उसको चेक किया गया और अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि इसको नजरसानी की जाए। जितने भी लोग उनके नाम ईसीएल में डाले गए थे तो हुकूमत इसमें नजरसानी करे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि सिंध में गवर्नर राज जो है उसको हम नहीं लगने देंगे और इन तमाम तर नाम जो 172 नाम डाले गए थे उनमें नजरसानी करे हुकूमत और दोबारा जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया है कि नजरसानी की जाए इस ईसीएल में नाम डालने के हुक्म की। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। केस की समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जी, अमानत की आपने बात सुनी, बड़ी अहम बात है कि एक तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि सिंध में गवर्नर राज की जो बातें हो रही हैं ऐसा नहीं। और दूसरा अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि जीआईटी की सिफारिश पर नाम जो है वो 172 शख्सियात के ईसीएल में डाले और जिस पर एहसान सादिक जो कि जीआईटी के सरबराह हैं वो भी इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और उन्होंने वजाहत किया है कि अदालती अहकामात की रोशनी में ही ये नाम डाले गए, तो जिस पर अब ये बड़ी अहम पेश इस मौके पर यह भी तो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं कि जीआईटी ने खत लिखकर तजावुजा जो अपनी वो जो लिमिटेशन है, हुदूद है, उससे तजावुज किया है। तो इस बारे में बताइएगा।
जी बिल्कुल, मियां साकिब निसार की जानिब से इस पर भी बरहमी का इजहार किया गया कि JIT ने अपने जो दायरा इख्तियार है उससे तजावज़ किया। क्या अदालत ने उनको बराह रास्त किसी भी शख्सियत या 172 शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दिया था? और अगर दिया था तो वो पहले ऑर्डर को चेक किया जाएगा। और अब ये भी वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। तो इससे लगता यूँ है कि ये एक बड़ा फैसला आने वाला है, चूँकि अभी समाअत चल रही है और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं इस फैसले से मुतालिक, और खुसूसी तौर पर साबिक सदर आसफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर और इसके अलावा दीगर जो सिंध की अहम शख्सियात हैं उनके मुतालिक, और कुछ वकला से भी हमारी बात हुई थी इधर, तो उन्होंने भी इस पर अपने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अब चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई थी, और जिस पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। और अब ये हो सकता है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ECL का फैसला वापस लेना पड़ेगा, उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। चूँकि वज़ीर दाखिला को तलब किया गया था, वज़ीर दाखिला तो चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान है वो खुद नहीं है, और शहरियार अफरीदी जो है वो उनकी जगह जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं वो पेश हुए, और उन्होंने जो है वो अदालत को तमाम हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि कैबिनेट का क्या काम है कि वो 172 शख्सियात के नाम बराह रास्त ECL में डाल दे। तो ये वो रिमार्क्स हैं और वो प्रोसीडिंग है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, चूँकि एक बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम होने जा रहा था और पाकिस्तान के हवाले से। तो इस फैसले के बाद जो है वो बहुत हद तक जो है वो पॉजिटिव एक सूरत हाल सामने आएगी। सबीर, समाअत चूंकि इस वक्त जारी है और वज़ीर दाखिला भी जो है मौजूद हैं इस वक्त, शहरियार आफरीदी, ठीक है, तो उनको तलब किया गया है, उनसे वजाहत तलब की गई है। कितने इम्कानात है, कितने चांसेस हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कोर्ट को मुतमईन कर सकें, और ये भी कि आज फैसला आ जाए? जी हमें हमारे नुमाइंदे अमानत गुशकोरी ने वाज़ेह तौर पर बताया कि चीफ जस्टिस ने एक तो तमाम प्रोसीडिंग सुनने के बाद और जो मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कहा है कि जो JIT ने रिकमेंडेशन दी थी और उस पर ECL में 172 शख्सियात के नाम डाले गए थे, उस फैसले पर नज़रसानी की जाए, और अगर ये फैसले फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होता है और इस समाअत के बाद बाकायदा उसका एक ऑर्डर भी जारी होता है, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और बिलाखिर जो हुकूमत है उसको वापस आना पड़ेगा, और ये जो शख्सियात के नाम ECL में डाले गए हैं उन पर नज़रसानी होगी, और नज़रसानी जो है वो उनके नाम निकालने की सूरत में ही हो सकती है। चूँकि JIT का जो ख़त था उसमें एहसान सादिक ने कहा है कि चूँकि इन शख्सियात पे खदशा था, कोई वाज़ेह तौर पर जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, और खदशे की बुनियाद पर जो है वो 172 शख्सियात के नाम जब ECL में डाले गए तो इस पर अदालत की जानिब से बहुत बरहमी का इजहार किया गया है। और ये जो बरहमी है अब रिवर्स करेगी और हुकूमती उस फैसले को जो कि ECL की सूरत में सामने आया था, जिसमें साबिक सदर आसफ अली जरदारी समेत बहुत सी अहम शख्सियात के खिलाफ जो है वो उनके नाम ECL में डाल दिए गए थे, और मुल्क में एक बहुत ज़्यादा सियासी अदम काम की सूरत हाल दिखाई देती थी। और चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी वाज़ेह कर दिया गया कि सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं होगा। ये भी बड़ा एक अहम रिमार्क है उनके, जो कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले समाअत के दौरान किए। तो अभी समाअत जारी है, कुछ ही देर में जो है वो समाअत खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक अहम फैसला JIT से मुतल्लिक आने वाला है। जी बिल्कुल सगीर, चूंकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने से बात आती रही है, 28 दिसंबर को, खुसूसन 27 दिसंबर को जब ये नाम डाले गए हैं, उसके बाद 28 दिसंबर को गवर्नर राज की बातें की जाती रही हैं, तो इसके बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है? जी अगर JIT से मुतल्लिक और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हो जाता है और हुकूमत को नज़रसानी करनी पड़ती है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। खुसूसी तौर पर जो 172 शख्सियात हैं, जिसमें बहुत वज़ीर आला सिंध भी मौजूद हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। तो जब उन शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर आएंगे तो उसके बाद सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, वो काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देगी, चूँकि अदालत का आज का फैसला जो है वो मुल्क की
सियासी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा और ये मुस्बत फैसला जो होगा वो बड़े मुस्बत असरात पैदा करेगा, चूँकि इससे पहले बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम देखने में आ रहा है, ख़ुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उस हवाले से। चूँकि PTI के जो बहुत सारे वज़रा हैं, ज़रा ये कहते हैं कि उनको एक ख़ुसूसी टास्क दे के जो है वो सिंध की तरफ रवाना किया गया है, जिसमें फवाद चौधरी पेश हैं और वो सिंध के दौरे का मतलब ये है कि वहाँ पर जितनी भी सियासी सूरत हाल है और हुकूमत के पीपल्स पार्टी की जो मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उस पर नज़र रखी जाए, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो डाउन होगी और जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, वो एक यकसर तब्दीली की तरफ चला जाएगा। सगीर चौधरी, इस मामले पर निगाह रखिएगा। फिल वक्त अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएंगे, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्लैगशिप रेफरेंस के तफसीली फैसले की कॉपी जारी कर दी है। 24 न्यूज ने ये कॉपी हासिल कर ली है। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को शक का फायदा देकर रेफरेंस से बरी किया जा रहा है। हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी मुल्जिम ही रहेंगे। हसन और हुसैन नवाज का ट्रायल वतन वापसी पर किया जाएगा। मजीद तफसीलात क्या है, एहतशाम कियानी हमारे साथ है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली है, तफसीलात क्या है? देखें, फ्लैगशिप रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी हुआ है और अदालत ने ये करार दिया है कि मियां नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा देकर उनको इस रेफरेंस से बरी किया जाता है। जो शरीफ ख़ानदान का शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि उन्होंने गल्फ स्टील मिल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से ये कंपनियां बनाई, उसको अदालत ने रद्द कर दिया है। उनका ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया है कि गल्फ स्टील मिल की फ़रोख्त से कोई कंपनियों के लिए रकम नहीं दी गई, लेकिन अदालत ने यह करार दिया है कि क्योंकि नैब की जानिब से पेश किए गए जो शवाहिद थे वो नाकाफ़ी हैं, वो इतने सफिशेंट नहीं हैं कि मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया जा सके। अदालत ने यह भी फैसले में लिखा है कि मियां नवाज शरीफ का कंपनियों से ताल्लुक यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक अदालत के पास काफ़ी शवाहिद ना हों तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए मियां नवाज शरीफ को इस रेफरेंस से बरी किया जाता है। अब इससे पहले ये देखा जा रहा था कि दोनों रेफरेंसेस एक ही नौइयत के थे और नवाज शरीफ को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके दोनों रेफरेंसेस में और इसमें बरी कर दिया गया है अदालत ने। तो अदालत ने वाज़े तौर पर यह लिख दिया है कि मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि नैब काफ़ी शवाहिद इस रेफरेंस में नहीं ला सका, इसलिए इस रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया है तो शाम की आनी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर बात करें तो बड़ा फैसला सामने आ गया। नैब से ब्रीफिंग लेने का फैसला मौखर कर दिया गया है। नैब हुकाम को मंगल के रोज दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। PAC के भेजे गए ज़ेर इल्तिवा केसेस के हवाले से नैब ने अपनी ब्रीफिंग देना थी। बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं, क्यों ये फैसला मौखर किया गया है? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शहबाज शरीफ की सरबराही में अपने पहले बाज़ाब्ता इजलास में ही नैब से गुज़श्ता PAC की जानिब से भेजे गए 168 केसेस पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग तलब की थी। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से नैब को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया था और ये यहाँ तक कहा गया था कि क्या नैब जो है वो मंगल या पीर के दिन जो है वो तफसीलात देने में कामयाब हो सकेगा। तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि नैब और FIA आजकल बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं तो ये ब्रीफिंग भी दे सकेंगे। जिसके बाद मंगल के रोज़ 2 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया था। दूसरे सेशन के तौर पर इजलास बुलाया गया था जिसमें नैब ने ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन आज नैब ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उस ब्रीफिंग को मुलतवी कर दिया है और रिवाइज्ड एजेंडा जारी किया गया है। और कल जो इजलास जिसके 2 सेशन होने थे, अब वहाँ 1 सेशन होगा और उस 1 सेशन में वजारत तवानाई और दीगर जो वजारतें हैं उनके ऑडिट इतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा, उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अब नैब से कल जो 2 बजे इजलास बुलाया गया था उसमें ब्रीफिंग नहीं लेगी, बल्कि आइंदा किसी इजलास में ब्रीफिंग जो है वो तलब की जाएगी और नैब 168 केसेस पर पेशरफ्त के हवाले से। ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया। तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं। कराची का इलाका अजीजाबाद, जहां KMC मुलाजिम की टारगेट किलिंग के बाद पुलिस और रेंजर्स जाए वकुआ पर मौजूद हैं, जहां से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल को किसी ने फोन करके मेमन बुलाया था और मोटरसाइकिल सवारों ने 9 फायर भी किए हैं। मजीद तफसीलात क्या है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ जिले हैदर हमारे साथ होंगे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जिले हैदर, बताएगा इसके मुतालिक। जी देखिए, ये सुबह का वाक़या है जिस वक्त अजीज़ाबाद का इलाका है जहाँ पे उखाई मेमन मस्जिद के पास किसी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए
उन्होंने फायर किए, 9 फायर किए गए, जिसमें से 2 फायर जो है इस शख्स के सर पे लगे हैं और वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया। इसकी शनाख्त जो है वो शफीक के नाम से हुई है, जो कि केएमसी में क्लर्क है, और इसे फोन करके यहाँ पे किसी ने बुलाया था। वाकई के बाद पुलिस और रेंजर्स यहाँ मौके पर पहुंची है, शवाहिद जमा किए गए, 9mm पिस्टल के 9 खौल जो है वो भी अपनी तहवील में ले लिए, जिसे फोरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ये पिस्टल जिससे फायर किए गए ये किस वारदातों में और भी कराची में इस्तेमाल हुआ है। अतराफ की जो CCTV कैमरे हैं उसकी फुटेज हासिल कर ली गई है, शवाहिद यहाँ से मुकम्मल कर लिए गए। वाकई का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। नॉर्थ कराची का ये रिहायशी था जिसे यहाँ पे बुलाया गया था अजीजाबाद के इलाके में और इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ जिले हैदर हमारे साथ है, तमाम तर तफसीलात से आप आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में ज्यादती के बाद 3 साला फरियाल का कत्ल मौमा बन गया। पुलिस 6 रोज बाद भी कातिल को पकड़ने में नाकाम हो गई। हजारा के अवाम सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जुबैर, अभी हालात क्या है? एबटाबाद के नवाई इलाका क्याला में 6 रोज कबल ज्यादती के बाद कत्ल की गई फरियाल के कातलों को जो है आज 6 रोज गुजरने के बावजूद भी पुलिस की जानब से गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज भी 6ठे रोज भी हजारा डिवीजन के अजला एबटाबाद, मानसेरा समेत हवेलिया में जो है एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला इस वक्त जारी है। अवाम जो है वो गम व गुस्से का इजहार जो है वो कर रहे हैं और अवाम सड़कों पर जो है वो निकल आए हैं। उनका यही मुतालबा है कि 6 रोज गुजर गए, पुलिस की तफ्तीश और कहाँ है और मुलजमान अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके हैं। नन्नी जो फरियाल थी उसके कातलों को फिलफौर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 100 के करीब अफराद जिनमें फरियाल के लवाकिन और करीबी रिश्तेदार भी जो है वो शामिल हैं, उनके भी खून के नमूने जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। इनको अरसाल कर दिया गया है लाहौर लेबॉर्ट्री DNA टेस्ट के लिए, मगर अभी तक उनकी जो है रिपोर्ट्स नहीं आई है। उनकी रिपोर्ट्स आने का जो है इंतजार किया जा रहा है। अब पुलिस का सिर्फ सारे का सारा दारोमदार जो है वो सिर्फ इस DNA टेस्ट की रिपोर्ट पर है। अब पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है तफ्तीश में नाकाम हो चुकी है और मुलजमान तक अभी तक पुलिस की रसाई जो है वो नहीं हो सकी है। अवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अवाम का यही मुतालबा है कि DNA रिपोर्ट आएगी तो आगे पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया जुबैर रहमान आपका। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि 2 तरफा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की गई है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल के केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मुलजिम जुबैर ने अपने दोस्त फरहान को 60,000 रुपए वापस न करने पर कत्ल कर दिया। पहले सर पर पत्थर मारा, फिर गले पर छुरी फेर दी। मजीद बात करेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा, पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश कहां तक पहुंची? 27 को सरजानी के इलाके में दोस्त ने पैसे वापस ना करने पर अपने ही दोस्त को कत्ल कर डाला। मुलज़म की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मुलज़म ज़ुबैर ने फ़रहान को 2 माह कबल 10,000 रुपये बतौर कर्ज दिया, जबकि उसके बाद मुलज़म ज़ुबैर ने अपना रिक्शा फ़रोख्त किया, उसके भी 50,000 फ़रहान को दिए। पैसे वापसी पर तलक कलामी हुई, जिसके बाद मुलज़म ज़ुबैर ने पहले उसको सर पर पत्थर मारे, उसके बाद उसके गले पर छुरी फेर दी। मकतूल फरहान की लाश को संदूक में रख के सरजानी के इलाके में झाड़ियों में फेंक दिया। ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने तफ्तीश की, तफ्तीश के बाद जो है मुलज़म ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़म ज़ुबैर ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया है कि फ़रहान बेरोज़गार था, जबकि वो इसके पास ही रहता था। मुलज़म ने गुस्से में आके ये जो वारदात की, जिसका वो ख़ुद भी शर्मिंदा है, और मुलज़म का कहना है कि फ़रहान उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो 2 दिन से सो नहीं सका जब से उसे कत्ल किया था। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल छुप नहीं सका। कातिल जुबैर ने एतराफ़ किया है कि उसने कर्जा वापस न करने पर अपने दोस्त फरहान को पत्थर मारकर कत्ल किया, लाश संदूक में रखकर सरजानी की झाड़ियों में फेंक दी। मुलज़िम ने इस मौके पर क्या कहा, आप भी देखिए।
मैंने इसको 48,000 दी, औरंगी लेके गया और औरंगी में जाके इसने जेब बाग भरा, बोला वो पैसे गिर रहे। अच्छा, उसने वहाँ मेरे से फराट किया। फिर उसके बाद इसने मेरे को बोले यार खाने का नहीं है मेरे पास, रोजाना खाना मैं खा रहा हूँ, उसको भी खिला रहा हूँ, अपने साथ हर चीज़ में इसके साथ दे रहा हूँ। और झूठ पे झूठ मतलब इतना बोला कि परसों तकरीबन रात में 11 बजे इसने हाथापाई शुरू कर दी। मैंने इसको बोला यार पैसे, बोला यार पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे भरूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो नहीं दे सकता हूँ, मेरा भाई है, मेरा भाई होता, मेरा भाई भी नहीं है, भी नहीं, मैं कहाँ से दूँगा पैसे। हाथापाई हुई तो मैं इसको बुला ला के मैं इसको सरजानी लेके गया हूँ। वहाँ पे पहले मैं गया, वहाँ से मैंने बक्सा लिया अपने घर से खाली, जिसमें मेरे कपड़े थे, मैं कपड़े निकाल कर बाहर फेंक के बक्सा लेके गया। वहाँ मैंने उसको ले आके मारा, पत्थर मारे मैंने इसको, पीछे से पत्थर मारे, ये गिर गया ज़मीन पे। जब गिर गया पत्थर मारता रहा तो ये जब मर गया मैंने इसको उसमें बक्से में डाला, उससे जादू से मैंने बक्सों को बांधा, वहीं छोड़ के आ गया। मैं दिन से बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए तुम कबूल कर रहा हो। ये तुमने कत्ल किया ही नहीं? मैं नहीं किया, मैं हर तरह से ख्याल कर रहा हूँ। 7 दिन होटल पे जाके पूछ लो, होटल वाले को मैंने बोला कि बूढ़ा आदमी जब भी आएगा जो मांगता है खिलाओ उसको, मैं दूंगा, हर चीज मैं ट्रायल कर रहा हूँ। फिर मेरे साथ में मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ, मैंने परसों मारा, परसों परेशान, क्या करूँ। उधर हैदराबाद में मुबैना तौर पर जहरीली चिप्स खाने से कमसिन बच्चे की मौत और जुड़वा बहन की हालत गैर होने के केस की तहकीकात तेज कर दी गई है। फूड पॉइंट को सील करके नमूने तहवील में ले लिए गए हैं, जबकि 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हमजा से। अली हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुबैना तौर पर जहरीली चिप्स खाने से 2 बच्चों की हालत गैर होने का मामला है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो जाबहाक हो चुका है, जबकि उसकी जुड़वा बहन इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है और गुज़िश्ता रोज़ 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था, जबकि जहाँ से बच्चों ने चिप्स खाए हैं उस फूड पॉइंट को भी सील कर दिया गया है। हमारी जब फूड इंस्पेक्टर से बात हुई है तो फूड इंस्पेक्टर का ये कहना है कि सैंपल तहवील में ले लिए हैं, जो बच्चों ने चिप्स खाए हैं वहाँ से चिप्स के सैंपल, इसके अलावा मायोनीज और केचप के सैंपल भी लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। और अगर ये वाकई साबित हो गया कि वो बच्चों ने जो चीज़ खाई है वो मुज़र सेहत थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी करके उनको सज़ा भी दी जाएगी। पुलिस ने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है और जो लोग हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। साथ साथ उसके जो बच्चे हैं उनके वालिद से भी रब्ता कर लिया गया है। वालिद का यही मौक़िफ़ सामने आया कि उनके बच्चे बिल्कुल सेहतमंद थे, किसी किस्म की उनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही चिप्स खाए तो उसके बाद उनको उल्टियाँ हुई, जिसके बाद अस्पताल दाखिल किया गया। तो डॉक्टर्स ने भी उनको यही बताया कि जो बच्चा है उसकी मौत की वजह भी यही है कि उसके जो मैदा है वहाँ से कोई पॉइजन वाली चीज़ मिली है और बच्ची की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ठीक है अली रज़ा, शुक्रिया। तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं। वरदान में जिला इंतजामिया ने गढ़ी के पूरा में कार्रवाई करके जाली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिनिक को सील कर दिया गया है। सलीमुल्लाह पेशे के एतबार से सरकारी स्कूल में उस्ताद है, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं मंजूर हुसैन से। मंजूर, बताएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया ने मर्दान के इलाके गढ़ीकपुरा में कार्रवाई करते हुए जाली डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और उनके निजी क्लिनिक को सील कर दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अहले इलाका ने महकमा तालीम और महकमा सेहत को तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के उस्ताद जो है वो निजी क्लिनिक चला रहा है। तहरीरी दरख्वास्त में लिखा गया था कि न उनके पास कोई डिग्री है और न कोई लाइसेंस है। सरकारी उस्ताद जिसका नाम सलीमुल्लाह है लोग के ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और आम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तहरीर दरख्वास्त में यह भी लिखा गया था कि ये धोखेबाज डॉक्टर चंद पैसों के एवज मौत का सौदागर बना हुआ है। इस तहरीरी दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया समेत महकमा सेहत के एहलकारों ने छापा मारा और निजी क्लिनिक को सील कर दिया और जाली डॉक्टर सलीमुल्लाह को गिरफ्तार ठीक है मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध में गैस बहरान के बायस सीएनजी स्टेशन 24 के बजाय 34 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीएनजी स्टेशन अब कल सुबह 8 बजे खुलेंगे। कराची साइट एरिया में गैस की फराहमी में बेहतरी आ गई। सनतकारों ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज मंसूख कर दिया। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। तो हबीब, अभी सूरत हाल क्या है गैस की? जी बिल्कुल, शहर कायद समेत सिंध भर में जो गैस का बहरान है ताहाल उस पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। अगर बात की जाए सीएनजी के हवाले से
CNG स्टेशन जो कि पीर की सुबह 8 बजे बंद होने थे, उनको गुज़िश्ता रात इतवार की रोज ही जो है वो 10 बजे बंद कर दिया गया। और सुई सदरन गैस हुकाम की जानिब से कहना यह है कि गैस में प्रेशर में जो है वो कमी का सामना है, जिसके सबब ये फैसला लिया गया है कि CNG स्टेशन को जो गैस की फरामी है वो इतवार की रात 10 बजे जो है वो बंद कर दी गई है, जिसके बाद मंगल की सुबह 8 बजे जो है वो गैस की फरामी की तरसील दोबारा कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर सनती इलाके के हवाले से बात की जाए तो सनती इलाकों को आज बरोज पीर जो है वो सुई सदरन गैस की जानिब से जो है यकीन दहानी कराई गई थी कि सनती इलाकों को मुकम्मल तौर पर गैस फरामी की जाएगी। इसी हवाले से जब कुछ देर कबल हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने अपना वादा पूरा किया है। इतवार को जो सनती इलाके थे वो मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए थे, जिसके बाद आज पीर के बरोज जो है सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से यकीन दहानी के बाद तमाम तर सनती इलाके को गैस जो है मुकम्मल फराम की जा रही है। साथ साथ अगर घरेलू वाले से बात की जाए तो घरेलू सार्फिन को भी कुछ गैस में प्रेशर की कमी का सामना था, लेकिन आज जो है वो जब CNG स्टेशन बंद किए गए तो उसके बाद घरेलू सार्फिन को भी जो है गैस की फरामी मुकम्मल तौर पर इस वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको लिए चलेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक तकरीब से खिताब में। के लिए मालियों तक को कड़े इम्तिहान से गुजारा गया। आप सब हमारी इस कोशिश के गवाह हैं और मेरिट पर तैनाती का ये अमल मेरे लिए एक तमानियत का बायस है। ख़वातीन व हज़रात, हाई कोर्ट में इन चंद मंसूबों के अलावा चूँकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ज़्यादा रहा, 30 साल का मेरा वकालत का अरसा था, तो मेरी तवज्जो भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे रही और पंजाब जुडिशल एकेडमी पे रही। मेरा यकीन है कि इंसाफ का पहला दरवाज़ा ज़िली अदलिया है। इस दरवाजे की कुशादगी और इस जगह को खल्के खुदा के लिए मुफीद बनाना अदालत आलिया की जिम्मेदारी है। मैंने ज़िली अदलिया को बेहतर बनाने के लिए चंद ज़रूरी इक़दामात किए, जिनके मुकम्मल समरात इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का ममनून हूँ, जिन्होंने अपने हालिया फैसले के मुताबिक हर ज़िला के फाजिल इंस्पेक्शन जज साहब को साल में 1 मरतबा ज़िला की मुकम्मल तफसीली इंस्पेक्शन का कहा है और इसके अलावा साल में कम से कम 4 मरतबा अपने अपने अजला का दौरा यकीनी बनाने की दरख्वास्त भी की गई। अदालत आलिया में इस तरह की तफसीली इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार पहले भी राइज था, मगर इस निज़ाम की तश्कील नौ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह बहुत मददगार साबित हो। हमने तमाम मोहम्मद दुश्मनान वतन से लड़ते लड़ते 31 दिसंबर 2011 को उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। उनके साथ ही बरसे पर अहले खाना आज भी फख्र से याद करते हैं। तफसीलात ज़ीशान सफदर की रिपोर्ट में। पाक आर्मी के शहीद जवान हाजी मोहम्मद ने 31 दिसंबर 2011 में शिमाली वजीरिस्तान में दुश्मनाना ने वतन के खिलाफ ऑपरेशन अल मिजान में जामे शहादत नोश किया। पाक आर्मी के सिपाही हाजी मोहम्मद डीजी खान के नवाही इलाके चाहलट वाला बस्ती तालपुर में 3 दिसंबर 1990 में पैदा हुआ। शहीद हाजी मोहम्मद का जहरानी कबीले से ताल्लुक था। शहीद हाजी मोहम्मद ने अपने वारिसान में 2 बेटे मोहम्मद यामीन, मोहम्मद यासिर और बेटी नादिया बीवी छोड़ी। शहीद की सातवीं बरसी पर अहले खाना समेत बूढ़ी माँ आप दीदा होकर अपने लखते जिगर को फख्र के साथ याद करती रही। शहीद हाजी मोहम्मद 21 साल की उम्र में वतन के लिए जान की परवाह न करते हुए शहीद हुए। असा अपने अबू की देर अभी जान कुर्बान कार करें, ऐसे अपना पढ़ते भी तुम 4th क्लास में पढ़ेंगे और पेपर कर रहे हैं, अपने बाप जैसे बनूंगे। शहीद हाजी मोहम्मद के अहले खाना अपने अजीज की कुर्बानी पर फख्र करते हैं और खुद को खुश नसीब समझते हैं कि हाजी मोहम्मद ने वतन को मैली आंख से देखने वालों का डटकर मुकाबला किया और शहादत का अजीम रुतबा पाया। हमारी खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम के माथे का झूमर है। पाक आर्मी के एक ऐसे ही शहीद के बारे में बता रही हैं फैसलाबाद से जुल्कर नैन राना।
जी बिल्कुल, शहीद ज़िंदा है, शहीद वाकई तौर पर ज़िंदा हैं। शहीद हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, जिन्होंने हमारी जानों को बचाने की खातिर, जिन्होंने वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत की खातिर जो है वो जाम शहादत नोश किए। मैं इस वक्त एक शहीद पाक आर्मी के शहीद जो हैं परवेज़ अख्तर, उनके तुरबत पर मौजूद हैं। मेरे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनका अपने भाई की शहादत पर क्या कहना है, कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें तो बड़ा फ़ख्र है अपने भाई की इस शहादत पर, जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर जो है ना वहाँ पर अपनी जान कुर्बान कर दी। और हमारे लिए एक मसले रहा है कि क्योंकि वहाँ पर जो है ना बड़ा मुश्किल वक्त था जो उन्होंने गुजारा, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ, बड़ी बहादुरी से वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो अपना टाइम गुजारा और जाम शहादत नोश फरमाई। मोहब्बत करने वाले थे, जवां मर्द थे, जुर्रतमंद थे, और वाकई ये जवां मर्दी और जुर्रत का काम है कि अपने मुल्क की खातिर, अपने लोगों की खातिर, अपनी कौम की खातिर, इस्लाम की खातिर, अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने की खातिर जाम शहादत नोश करना, अपनी जान का नजराना पेश करना। इन तमाम शहदा को और शहीद परवेज़ अख्तर को हम लोग जो हैं पूरी कौम की जानिब से सलाम पेश करते हैं। शहीद वाकई ज़िंदा है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन ताहिर अपडेट करने के लिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ऐसा ही एक नाम है सूबेदार मोहम्मद खलील का, जिन्होंने सियाचिन में दुश्मन के साथ लड़ते हुए 31 दिसंबर 1990 को शहादत पाई। हमारे नुमाइंदे इस वक्त शहीद के घर उनके बेटे के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी यासिर। जी बिल्कुल जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान की तारीख शुहदा के नामों से भरी हुई है, जिन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए लेकिन इस मुल्क पर आँच नहीं आने दी। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद खलील का है, जिन्होंने सियाचिन में दुश्मन से लड़ते हुए दुश्मन की गोली खाकर शहादत हासिल की लेकिन इस मुल्क पर आँच नहीं आने दी। मेरे साथ मोहम्मद खलील का बेटा मौजूद है, आए उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई। फक्र है कि मेरा वाला साथ सूबेदार शहीद हुए हैं और कौम के लिए उन्होंने अपनी शहादत पाई है। अल्लाह ताला अगर हमें मौका दें तो हम भी शहादत पाएंगे अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल जी, जैसा कि मोहम्मद खलील के बेटे की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे वालिद ने शहादत हासिल की है और हमें बाहर एक शहीद का बेटा पहचाना जाता है। अगर हमने अल्लाह ने मौका दिया तो हम भी इस मुल्क के खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा हासिल करेंगे और इस मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया यासिर। और शहीद जिंदा है। ये पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी महंगाई का बायस बन गई। होंडा कार कंपनी पाकिस्तान ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। 1800 सीसी गाड़ी की कीमत में 2,25,000 और 1300 सीसी गाड़ी की कीमत में 1,25,000 का इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमत में भी 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी महंगाई का बायस बन चुकी है। होंडा कार कंपनी पाकिस्तान ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 1800 सीसी गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो 2,25,000 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि 1300 सीसी गाड़ी की कीमत में 1,25,000 रुपये इजाफा कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों की कीमत में भी 1 लाख रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कोयटा में हल्का PB 26 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 18 उम्मीदवार बद्दे मुकाबिल हैं। कादिर अली नाइल और मौलाना वली मोहम्मद तुराबी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। तमाम पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रिजवान सईद से। तो रिजवान, क्या टर्नआउट रहा? हाँ जी बिल्कुल, हल्का PB 26 बलूचिस्तान असम्बली के इस नशिस्त पर जो है वो आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मैं आपको बताऊं कि इस नशिस्त पर जो है वो आम इंतखाबात में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अहमद कोहजाद जो है वो कामयाब करार पाए थे। ताहम बारज़ा वो गैर मुल्की करार पाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस नशिस्त को खाली करार दे दिया गया था, जिस पर आज इंतखाबात का अमल जारी है। मजमूई तौर पर आज 57,000 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके लिए जो 46 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 9 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। फ्रंटियर कोर और पुलिस के 5,000 से ज़्यादा एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात है और सिक्योरिटी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या इंतजाम किए गए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए आपकी जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस दफ़ा इंतजाम जो हैं वो पुलिस और FC के जॉइंटली हैं। इसके साथ हमारी स्पेशल ब्रांच की सर्च स्वीपिंग भी हो चुकी है। हमारा डॉग यूनिट जो पहली दफ़ा K9 यूनिट आया है, हमारा पुलिस में इस्टेब्लिश हुआ है, उसने भी आज अपना काम शुरू कर दिया और इससे उसने आगाज़ किया।
हमने कम से कम जो है ना वो दोनों फोर्सेस के मिला के 7 से 10 बंदे मुख्तलिफ जगहों पे सेंसिटिविटी के हिसाब से लगाए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से इस इलाके में जो है दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया था, जिसके तहत जो है असले की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, पूरे एरिया में जो है पुलिस और फ्रंटियर कोर के एहलकार तैनात हैं। शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दुनिया के दरवाजे पर नए साल की दस्तक होने को है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आतिशबाजी और जश्न की तैयारियां मुकम्मल हैं। 2019 का बाज़ाब्ता आगाज बहर-ए-न्यूज़ के मुल्क सांबा से हो जाएगा। पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे दुनिया में नया साल शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड और अमरीकी रियासत हवाई के दरमियान वाक़े इस जजीरा नुमा छोटे से मुल्क में नए साल को आतिशबाजी और जश्न के साथ खुशामदीद कहा जाता है। अगली खबर है भारत से, जिसकी जनूबी रियासत तमिलनाडु के शहर में हाथियों का झुंड ने 7 हाथी मौजूद थे और उनकी सरदार हथनी सबसे आगे थी। हाथियों ने गली मोहल्लों में चक्कर लगाया, कुछ देर दरख्तों की शाखें तोड़ी और फिर अपनी राह लेके चलते बने। सीसीटीवी कैमरे ने ये तमाम तर मनाजिर कैप्चर कर लिए, जो आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। भारतीय रियासत है तमिलनाडु, जिसके एक शहर में रात के पहर हाथी घुस आए और गली मोहल्लों में चक्कर लगाते रहे और फिर वहाँ पर मौजूद तमाम तर जो दरख्त थे उनको भी तबाह कर दिया और फिर वहाँ से चलते बने। और साल 2018 में सुने जाने वाले मशहूर 10 गाने